नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस लेसन के हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 19, या अपन ऐसे कह सकते हैं वीडियो नंबर 19। इस आज के पार्ट का, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा धातु का शोधन, या हम कहते हैं धातु का शुद्धिकरण, या इसी को कहते हैं धातु का परिष्करण, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी अपन कह सकते हैं कि धातु कर्म का जो हमारा अंतिम चरण था उसका हम इस आज के वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, धातु कर्म के कौन कौन से चरण हमने पढ़े। एक बार में यानी अपन कहते हैं कि इस धातु शोधन से पहले हमने कौन कौन से चरण पढ़े, उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमने धातु अयस्क लिया। ध्यान से समझेंगे आप, क्या लिया? धातु अयस्क। उसका हमने करवाया चूर्णीकरण। क्या करवाया? चूर्णीकरण। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क। फिर इस चूर्णित अयस्क का हमने क्या करवाया? सांद्रण। और सांद्रण की हमने 4 विधियां पढ़ी हैं। पहली विधि हमने पढ़ी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी हमने पढ़ी चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी हमने पढ़ी झाग पलवन विधि। कौन सी विधि? झाग पलवन विधि। इसी को हम फेन पलवन विधि भी कहते हैं। फेन पलवन विधि। और चौथी हमने पढ़ी निक्षालन। निक्षालन विधि, या इसी को हम कहते हैं रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि, यानी इन विधियों के द्वारा हमने चूर्णित अयस्क का सांद्रण करवा लिया, तो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। क्या कहेंगे? सांद्रित अयस्क। इस सांद्रित अयस्क का हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाया, यानी हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की हमने 2 विधियां पढ़ी। पहली हमने पढ़ी निस्तापन। दूसरी हमने पढ़ी भर्जन। सांद्रित अयस्क को हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया निस्तापन और भर्जन की क्रिया के द्वारा, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ निस्तापित। क्या कहेंगे? निस्तापित या भर्जित अयस्क। निस्तापित या भर्जित अयस्क, या हम इसे धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु ऑक्साइड। और फिर इस धातु ऑक्साइड का हमने धातु में क्या करवाया? अपचयन। धातु में अपचयन करवाया। अपचयन की हमने
कौन कौन सी विधियां पढ़ी? पहला अपचयन हमने करवाया था कार्बन यानी कोक के द्वारा अपचयन, कोक के द्वारा अपचयन। दूसरी विधि हमने देखी एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। तीसरा हमने करवाया था स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन। और चौथी विधि हमने देखी थी विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी अपचयन। कार्बन यानी कोक के द्वारा अपचयन करवाएंगे तो हम इसे कहेंगे परगलन। क्या कहेंगे? परगलन। और परगलन की क्रिया वात्याभट्टी में संपन्न होती है, इसको भी हमने पढ़ा। एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन को हमने क्या कहा था? एल्यूमिनोथर्माइट, एल्यूमिनोथर्माइट परक्रम, एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम। यानी इन विधियों के द्वारा हमने धातु ऑक्साइड को अशुद्ध धातु में अपचयित करवा दिया था। फिर हमने अपचयन के संबंध में ही हमने धातु कर्म का उष्मागतिकी सिद्धांत, क्या कहेंगे? धातु कर्म का उष्मागतिकी सिद्धांत पढ़ा। और इसमें हमने एलिंघम आरेख का डिटेल से अध्ययन किया। एलिंघम आरेख, इसमें हमने एक तो हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या की थी और एक कोक व कार्बन की, कोक व कार्बन यानी कोक या कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड के अपचायक प्रकृति की व्याख्या की थी। इसके बाद में हमने धातु निष्कर्षण के अनुप्रयोग पढ़े थे। धातु निष्कर्षण के अनुप्रयोग यानी अपन यूं कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। इसमें देखो हमने एक तो आयरन का धातुक्रम पढ़ा था, एक कॉपर का धातुक्रम और एक जिंक का धातुक्रम हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने धातुक्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ा था। धातुक्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, और इसमें हमने संगलित एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करवाया था। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण, रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण। और इसके बाद में हमने अध्ययन किया था ऑक्सीकरण अपचयन विधि से तत्वों का निष्कर्षण। तो ये हमने अब तक जो अध्ययन किया है उन टॉपिकों को मैंने आपको एक बार आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखो क्या बताया मैंने कि सबसे पहले हमने धातु अयस्क का चूर्णीकरण करवाया तो हमें चूर्णित अयस्क प्राप्त हो गया। फिर इस चूर्णित अयस्क का हमने सांद्रण करवाया। सांद्रण की 4 विधियां हमने पढ़ी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि या इसी को हम कहते हैं फेन पलवन विधि। चौथी निक्षालन विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि भी इसे कहते हैं। तो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। फिर इस सांद्रित अयस्क का हमने धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करवाया 2 विधियों के द्वारा, निस्तापन और वर्जन।
दोनों का हमने डिटेल से अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन भी किया। तो निस्तापन व वर्जन से हमें निस्तापित या वर्जित अयस्क प्राप्त हो गया, या अपन ऐसे कह सकते हैं धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। धातु ऑक्साइड का हमने 4 विधियों के द्वारा अपचयन करवाया। पहला अपचयन कार्बन यानी कोक के द्वारा अपचयन, इसको हम परगलन कहते हैं। परगलन की क्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है। देखो, निस्तापन व वर्जन की प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में संपन्न होती है, हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। दूसरा हमने एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन करवाया, यानी एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रम इसे कहते हैं। तीसरा सवत अपचयन और चौथा विद्युत अपघटनी अपचयन। इसके बाद में लगातार ही हमने धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हमने एलिंगम आरेख पढ़ा, यानी धातु ऑक्साइडों के अपचयन हेतु अपचायकों का चयन किस प्रकार से करते हैं, उसके संबंध में हमने धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत पढ़ा, यानी एलिंगम आरेख का हमने अध्ययन किया, जिसे हमने पायरो धातु क्रम कहा था। क्या कहा था? पायरो मेटलर्जी। इसके बाद में हमने धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, हमने अलग अलग धातु क्रम पढ़े। पहला हमने आयरन के अयस्क से आयरन धातु का निष्कर्षण किया। दूसरा हमने कॉपर के अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण किया। तीसरा हमने जिंक के अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण किया। फिर इसी कड़ी में हमने धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ा, यानी हम कहते हैं इसे विद्युत धातु क्रम, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इसमें हमने संगलित एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करवाया था। इसके बाद में हमने रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण करवाया, जिसे हमने जल धातु क्रम कहा था या हाइड्रो धातु क्रम। और उसके बाद में हमने ऑक्सीकरण अपचयन विधि से तत्वों के निष्कर्षण का जो सिद्धांत है या विधि है, उसका हमने अध्ययन किया। इसमें हमने जलीय NaCl और गलित NaCl का एग्जाम्पल लिया था। तो अब बात करते हैं हम कि ओवरऑल हमारे पास अशुद्ध धातु प्राप्त हुई है। जब हमने धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करवाया तो हमें धातु तो प्राप्त हो गई, लेकिन वह धातु क्या है? अशुद्ध। तो अब हम उस अशुद्ध धातु का क्या करवाएंगे? शोधन। तो इस आज के वीडियो की हमारी हेडिंग क्या रहेगी? धातु का शोधन या धातु का शुद्धिकरण या धातु का परिष्करण। अपन यूं कह सकते हैं कि धातु क्रम का जो अंतिम चरण है वो आज अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा क्या रहेगा? धातु का शोधन या धातु का शुद्धिकरण। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ आप। अब हम धातु ऑक्साइड के अपचयन से जो हमें धातु प्राप्त हुई है उसका हम शुद्धिकरण करवाएंगे। देखो, अपचयन से जो धातु हमें प्राप्त होती है उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। तो उन अशुद्धियों को हटाने के लिए यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि धातु ऑक्साइड से प्राप्त धातु, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त धातु अशुद्ध होती है। समझना। अब हम हमारे आज के इस टॉपिक पे आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको जो हमने अब तक अध्ययन किया उसके बारे में बताया है। अब हम धातु का शोधन करवाने, यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त धातु अशुद्ध होती है। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे धातु ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त धातु अशुद्ध होती है। क्या कहेंगे? धातु, यहां लिख रहा हूं मैं, अशुद्ध होती है। इसे कच्ची धातु, क्या कहेंगे? इसे
कच्ची धातु या क्रूड धातु, क्या कहेंगे, कच्ची धातु या क्रूड धातु, यानी क्रूड मेटल कहते हैं। इसे कच्ची धातु या क्रूड धातु कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, क्या कहेंगे, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। जैसे मैं कुछ अशुद्धियों के बारे में लिखूं तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं धातु के अनअपचयित ऑक्साइड, यानी जिनका अपचयन नहीं हुआ है, ये भी अशुद्धि के रूप में अपचयित धातु में उपस्थित होते हैं। दूसरा अपन बात कर सकते हैं गालक एवं धातुमल, गालक एवं धातुमल। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुछ धातुएं, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुछ अधातुएं, यानी ये अशुद्धियां इस कच्ची धातु में उपस्थित होती हैं। क्या कहा मैंने, धातु के अनअपचयित ऑक्साइड, गालक एवं धातुमल जो हम मिलाते हैं अपचयन के साथ, गालक और धातुमल, कुछ धातुएं और कुछ अधातुएं, यानी इस प्रकार की अशुद्धियां इस कच्ची धातु में, या अपन कह सकते हैं क्रूड धातु में उपस्थित होती हैं। तो इनको हटाने के लिए हम धातु के शोधन की विभिन्न विधियां काम में लेते हैं, और जिनमें से कुछ विधियां मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो अब आपको ये पता हो गया है कि कौन कौन सी अशुद्धियां कच्ची धातु में उपस्थित होती हैं। इनको हटाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिनमें से कुछ विधियां मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, धातु के शोधन की पहली विधि है आसवन। कौन सी, आसवन। दूसरी विधि है द्रवीकरण। पहले मैं विधियों के नाम लिख रहा हूं। तीसरी है दंड विलोडन, दंड विलोडन। चौथी है विद्युत अपघटनी शोधन, विद्युत अपघटनी शोधन। 5 नंबर पे है क्षेत्र परिष्करण, क्षेत्र परिष्करण। 6 नंबर पे है वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और इसमें हम 2 विधियों का अध्ययन करेंगे। देखो, एक तो रहेगी मोड परक्रम। कौन सी, मोड परक्रम। और दूसरी अपन पढ़ेंगे वॉन आर्केल, वॉन आर्केल विधि। और 7 हमारी रहेगी क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, यानी इसे हम कहते हैं वर्ण लेखिकी। क्या कहते हैं, वर्ण लेखिकी। ये देखो, ये धातु के शोधन की कुछ विधियां मैंने लिखी हैं। पहली है आसवन,
दूसरी है द्रवीकरण, तीसरी है दंड विलोडन, चौथी है वैद्युत अपघटनी शोधन, 5 नंबर है क्षेत्र परिष्करण या इसको जोन परिष्करण भी कहते हैं। 6 नंबर है वाष्प प्रावस्था परिष्करण, इसमें 2 विधियां हैं, मोड प्रक्रम और वॉन ऑर्केल विधि। और 7 नंबर पे क्रोमेटोग्राफी। अब देखो, अब हम एक एक विधि का डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे आसवन की। आसवन, देखो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। अब देखो, आसवन विधि के द्वारा हम उन धातुओं का शोधन करते हैं जिनका कवथनांक कम होता है। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इस विधि के द्वारा, क्या कहेंगे? इस विधि के द्वारा कम कवथनांक वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। शोधन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, जैसे जिंक, मरकरी, इन धातुओं का शोधन हम आसवन विधि से करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? हम अशुद्ध धातु को वाष्प अवस्था में लाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि पहले अशुद्ध धातु का वाष्पन करवाया जाता है और फिर उसे अलग से इकट्ठी करके और उसको ठंडी करते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये इस विधि का सिद्धांत है। पहली विधि है हमारी आसवन। अब बात कर रहा हूं मैं दूसरी विधि की। देखो, दूसरी विधि है हमारी द्रवीकरण। द्रवीकरण, और इसको हम कहते हैं लिक्वेशन। क्या कहते हैं? लिक्वेशन। देखो, इस विधि के द्वारा कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। क्या कहेंगे? इस विधि के द्वारा कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। शोधन किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, जैसे SN PbBi, यानी अपन क्या कहेंगे? टिन, लेड और बिस्मिथ इत्यादि धातुओं का शोधन हम इस विधि से करते हैं, यानी जिन धातुओं का गलनांक कम होता है। अब देखो, इसमें क्या करते हैं? हम अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी, क्या कहेंगे? परावर्तनी भट्टी की ढालू सतह पर अक्रिय वातावरण करने के लिए हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो धातु है वो पिघल कर अलग हो जाएगी। क्या कहेंगे? धातु पिघल कर अलग हो जाएगी, जिसको हम अलग एकत्रित कर लेंगे, और जो अशुद्धियां हैं
वो इस परावर्तनी भट्टी की ढालू सतह पर रुकी रहती हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्धियाँ परावर्तनी भट्टी की ढालू सतह पर रुक जाती हैं और हमारी जो धातु है वो पिघल कर अलग हो जाती है, जिसे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई द्रवीकरण। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि कौन सी है? दंड। अब हमारी तीसरी दंड विलोडन। दंड विलोडन यानी इसको हम कहते हैं पोलिंग। क्या कहते हैं? पोलिंग। अब देखो, पोलिंग विधि के द्वारा हम कॉपर धातु में उपस्थित, क्या कहेंगे? कॉपर धातु में उपस्थित कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि, किसकी? कॉपर ऑक्साइड यानी Cu2 की अशुद्धि को हटाया जाता है, की अशुद्धि को हटाया जाता है। देखो नाम से पता है, दंड विलोडन। क्या बताया मैंने? कि इस विधि से कॉपर धातु में उपस्थित कॉपर ऑक्साइड यानी Cu2O की अशुद्धि को हटाया जाता है। अब देखो कैसे हटाएंगे इसको? हटाने के लिए हम अशुद्ध कॉपर धातु को पिघली हुई अवस्था में, क्या कहेंगे? देखो ध्यान से समझना आप, अशुद्ध कॉपर धातु को पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में एक पात्र में लेते हैं, एक पात्र में लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, एक पात्र में लेकर हम इसको जो हरी लकड़ी होती है उसके लट्ठों के द्वारा, या अपन कहेंगे दंडों के द्वारा इसको विलोडित करते हैं यानी हिलाते हैं, जिससे हरी लकड़ी से निकलने वाली गैसें इस Cu2O का कॉपर धातु में अपचयन कर देती हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ हमें SO2 व As2O3 के रूप में अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम कॉपर धातु में उपस्थित कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि को अलग कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? अशुद्ध कॉपर धातु को एक पात्र में पिघली हुई अवस्था में लेते हैं, फिर उसको हरी लकड़ी के लट्ठों से विलोडित किया जाता है यानी हिलाया जाता है। तो हरी लकड़ी से निकलने वाली गैसें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर धातु में कर देती हैं और जो अशुद्धियां हैं वो SO2 व As2O3 के रूप में अलग हो जाती हैं। इस प्रकार हमारी अशुद्ध धातु शुद्ध हो जाती है। तो ये हमारी तीसरी विधि हो गई दंड विलोडन। अब हम बात करते हैं चौथी विधि की। अब देखो हमारी नेक्स्ट चौथी विधि है विद्युत अपघटनी शोधन। देखो 4 नंबर है विद्युत अपघटनी शोधन, यानी हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम कॉपर व जिंक धातुओं का शोधन करते हैं। क्या बताया मैंने? कॉपर जिंक धातुओं का शोधन करते हैं। अब देखो इस विधि में हम शैल युक्ति काम में लेते हैं। क्या लेंगे? शैल युक्ति। शैल युक्ति का मतलब एनोड व कैथोड लेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। अब देखो इस विधि का सिद्धांत क्या है? हम क्या कहेंगे कि इस विधि में अशुद्ध धातु है उसका तो हम लेंगे एनोड,
अशुद्ध धातु का मोटा क्या लेंगे, एनोड, और उसी धातु का शुद्ध पतले रूप में क्या लेंगे, कैथोड, और उसी धातु के लवण का हम अम्लीय विलयन लेंगे और दोनों इलेक्ट्रोडों को उसी धातु के लवण के अम्लीय विलयन में डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और एनोड से धातु निकलकर धातु आयनों के रूप में विलयन में चली जाएगी और विलयन में ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, यानी हमें कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। देखो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे समझेंगे हम विद्युत अपघटनी शोधन को। मैं ले रहा हूं कॉपर का शोधन, कॉपर का शोधन। अब देखो इसमें हमें एक तो क्या चाहिए, एनोड, क्या चाहिए, एनोड। तो एनोड किसका होगा, एनोड होगा अशुद्ध कॉपर धातु का, या अपन ऐसे कह सकते हैं अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी छड़, मोटी छड़। कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड हम क्या लेंगे, शुद्ध कॉपर धातु की पतली छड़, पतली छड़। और विद्युत अपघटय के रूप में हम क्या लेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं विद्युत अपघटय पदार्थ, विद्युत अपघटय पदार्थ क्या लेंगे हम, CuSO4 का अम्लीय विलयन, CuSO4 का अम्लीय विलयन। अब देखो ये रहा हमारे पास पात्र, ये तो हमने क्या ले लिया, मोटा, और ये पतला क्या लिया है, कॉपर धातु की छड़। और इनको जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, ये लो। यानी ये तो क्या है, ये तो है कॉपर धातु की पतली छड़, पतली छड़, शुद्ध है, शुद्ध कॉपर धातु की पतली छड़ जो कैथोड के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और ये क्या है, ये है अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी छड़, अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी छड़ जो एनोड का कार्य करती है। यहां लिख रहा हूं मैं, जो एनोड का कार्य करती है, ठीक है। और इसमें हमने भर दिया क्या, CuSO4 का अम्लीय विलयन, यानी इसमें क्या है, CuSO4 का अम्लीय विलयन। ध्यान से समझना आप, CuSO4 का अम्लीय विलयन। अब देखो क्या होगा, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से धातु निकलेगी और धातु आयनों के रूप में, भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी एनोड पर, वो धातु आयन विलयन में चले जाएंगे और विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु के रूप में कैथोड पे निक्षेपित हो जाएंगे। यानी अपन कहेंगे कि इस एनोड से शुद्ध धातु कैथोड पर स्थानांतरित हो जाती है और एनोड पर, यानी अपन कहेंगे कि एनोड पर अशुद्धियां, एनोड पर अशुद्धियां शेष बची रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस नाम को आप ध्यान में रखोगे, एनोड पंक, एनोड पंक, यानी एनोड मड कहते हैं। क्या बताया मैंने कि एनोड से शुद्ध धातु कैथोड पर स्थानांतरित हो जाती है, एनोड पर केवल अशुद्धियां बचती हैं, जिसे हम एनोड पंक या एनोड मड कहते हैं। देखो अशुद्धियों के रूप में अपन कहेंगे
Au, Pt, सेलेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी इत्यादि बहुमूल्य धातुएं शेष बची रहती हैं। और इन्हीं बहुमूल्य धातुओं का अपन कह सकते हैं कि इन्हीं बहुमूल्य धातुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए इस शोधन की विधि की लागत कम की जा सकती है। समझ गए आप? एनोड पंख क्या होता है? एनोड पर शेष बची अशुद्धियों को हम क्या कहेंगे? एनोड पंख। अशुद्धियों के रूप में Ag, Au, Pt, सेलेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी इत्यादि बहुमूल्य धातुएं शेष बची रहती हैं। अब देखो मैंने एनोड मोटा क्यों लिया है? क्योंकि इससे शुद्ध धातु निकलेगी और कैथोड पे निक्षेपित होगी, इसलिए इसको हम मोटा लेते हैं। अशुद्ध कॉपर धातु को हम मोटे छड़ के रूप में लेते हैं और शुद्ध धातु की छड़ को हम लेंगे पतली। क्यों? क्योंकि इस पर तो धातु क्या हो रही है? निक्षेपित हो रही है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो इस प्रकार हम विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर व जिंक धातुओं का शोधन करवा सकते हैं। इसमें सेल युक्ति काम आती है। यानी अशुद्ध धातु का तो लेंगे एनोड और शुद्ध धातु का लेंगे कैथोड, और उसी धातु का हम क्या लेंगे? लवण का अम्लीय विलयन। तो ये इस विधि का सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्षेत्र परिष्करण की। देखो अब हमारी है नेक्स्ट विधि क्षेत्र परिष्करण। क्षेत्र परिष्करण यानी हम इसे कहते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या कहेंगे? जोन रिफाइनिंग। देखो हमें पता है कि जो अर्धचालक होते हैं वो सिलिकॉन व जर्मेनियम से बनते हैं और उनके लिए हमें सिलिकॉन व जर्मेनियम अति शुद्ध रूप में प्राप्त होनी चाहिए। तो जर्मेनियम व सिलिकॉन को अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम जोन परिष्करण विधि काम में लेते हैं। इस विधि का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हम अशुद्ध धातु को, पिघली हुई अशुद्ध धातु को ठंडी करवाएंगे तो शुद्ध धातु का क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, यानी शुद्ध धातु अलग हो जाएगी, अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक अशुद्ध धातु, क्या काम है ने? अशुद्ध धातु की पतली छड़ लेंगे। अशुद्ध धातु की पतली छड़ लेंगे और उसको एक चलित हीटर में अक्रिय वातावरण बनाकर गर्म करेंगे। तो क्या होगा? तो जो अशुद्धियां हैं वो पिघल कर अलग हो जाती हैं। देखो ये अशुद्धियां हैं और इसमें हमारी शुद्ध धातु है। समझना आप। ये है जोन मंडल, यानी हम इसको कह सकते हैं जोन मंडल, जिसमें अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। ये हमारी क्या है? अपन कहेंगे अशुद्ध पतली धातु। ये हमारी क्या है? क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु। क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु। और ये हमारा क्या है? वर्ताकार, क्या कहेंगे? वर्ताकार चलित हीटर। वर्ताकार चलित हीटर ये इधर चल रहा है मान लो। अब देखो मैंने क्या बताया कि अशुद्ध धातु को वर्ताकार चलित हीटर में अक्रिय वातावरण बनाकर गर्म करते हैं तो अशुद्धियां
पिघलने लगती हैं। और जैसे जैसे वर्ताकार चलित हीटर आगे बढ़ता है वैसे वैसे अशुद्धियां भी आगे चलती रहती हैं और शुद्ध धातु पीछे क्रिस्टलीकृत हो जाती है। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर अशुद्धियां एक छोर से दूसरे छोर की तरफ चली जाती हैं और शुद्ध धातु हमें क्रिस्टलीकृत हो जाती है। तो इस प्रकार हम सिलिकॉन व जर्मेनियम धातुओं को क्षेत्र परिष्करण विधि के द्वारा अति शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम से भी इसको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाष्प प्रावस्था। हमारी नेक्स्ट वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। देखो इस विधि के द्वारा हम क्या कहेंगे, निकिल, जर्कोनियम, टाइटेनियम इत्यादि धातुओं का शोधन करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, पहले हम अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाकर वाष्पशील यौगिक का निर्माण करवाते हैं और फिर उस वाष्पशील यौगिक का हम उच्च ताप पर क्या करवाते हैं, विघटन, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर इसकी दो शर्तें हैं। शर्तें ये है कि अभिकर्मक ऐसा होना चाहिए जो अशुद्ध धातु के साथ वाष्पशील यौगिक का निर्माण कर ले, और दूसरी शर्त ये कि वाष्पशील यौगिक ऐसा होना चाहिए जिसका आसानी से विघटन हो जाए। तो ये इसकी शर्तें हैं। अब देखो इसमें हम दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं मोड प्रक्रम का, मोड प्रक्रम। और क्या कहेंगे, मोड प्रक्रम के द्वारा निकिल धातु का शोधन किया जाता है। निकिल धातु का शोधन क्या बताया मैंने कि सबसे पहले अशुद्ध धातु, ये मेरे पास क्या है, निकिल अशुद्ध धातु है, इसका किसी उपयुक्त विलायक या अपन ऐसे कह सकते हैं उपयुक्त अभिकर्मक, जैसे यहाँ पर अपन लेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक वाष्पशील यौगिक बनता है NiCO की होल 4, यानी ये बन गया वाष्पशील यौगिक। ये हमारी अशुद्ध धातु है। तापमान रहेगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं 330 से 350 केल्विन। अब देखो इस वाष्पशील यौगिक को अलग करके हम इसको उच्च ताप पर इसका विघटन करवाते हैं। देखो ये है हमारा वाष्पशील यौगिक। हम तापमान लेंगे यहाँ पे 450 से 470 केल्विन, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो मेन सिद्धांत क्या रहा इस विधि का कि सबसे पहले अशुद्ध धातु का किसी उपयुक्त अभिकर्मक के साथ वाष्पशील यौगिक का निर्माण किया जाता है, फिर उस वाष्पशील यौगिक को अलग करके उस वाष्पशील यौगिक का उच्च ताप पर विघटन करवाया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, तो ये हमारी रही मोड प्रक्रम। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो अब वाष्प प्रावस्था परिष्करण में हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं वान आर्केल विधि। देखो इसके द्वारा जर्कोनियम Zr और एक टाइटेनियम, यानी अपन कहेंगे कि जर्कोनियम टाइटेनियम धातुओं का शोधन वान आर्केल विधि से करते हैं। सिद्धांत यही है इसका भी। यहाँ पर उपयुक्त अभिकर्मक क्या रहेगा, आयोडीन। क्या रहेगा, आयोडीन। तापमान रहेगा 870 केल्विन, तो क्या बन जाएगा, एक वाष्पशील यौगिक। वाष्पशील यौगिक यानी अपन कह सकते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास अशुद्ध जर्कोनियम धातु है, इसका हमने आयोडीन के साथ वाष्पशील यौगिक बना लिया। अब इस वाष्पशील यौगिक को टंगस्टन तंतु पर देखो ZrI4 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टंगस्टन तंतु पर 1800 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें शुद्ध जर्कोनियम धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु। इसी प्रकार हम बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम की अभिक्रिया भी हम आयोडीन के साथ करवाते हैं। तापमान रहेगा 500 केल्विन, तो यहाँ पर भी वाष्पशील यौगिक का निर्माण हो जाता है, ये लो। और अब इस वाष्पशील यौगिक को टंगस्टन तंतु पर, इसको आप ध्यान में रखोगे, टंगस्टन तंतु पर 1700 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु। और ये क्या है हमारे पास, अशुद्ध धातु। तो इस प्रकार हम वान आर्किल विधि के द्वारा जर्कोनियम और टाइटेनियम धातुओं का शोधन करवा सकते हैं। अब ले रहे हैं हम हमारी नेक्स्ट, देखो अब हमारी अंतिम विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी हम धातुओं का शोधन करवा सकते हैं। अंतिम क्रोमेटोग्राफी, यानी इसको हम कहते हैं वर्णलेखिकी। देखो यह जो विधि है यह किसी मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक करने में, यानी पृथक्करण में, शोधन में या घटकों की पहचान करने में प्रयुक्त होती है। और इस विधि का सबसे पहले उपयोग किया गया था रंगीन पदार्थों के पृथक्करण में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वर्णलेखिकी। क्या बताया मैंने, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम रंगीन पदार्थों के पृथक्करण में किया गया था, इसीलिए इसको हम वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब देखो कई प्रकार की होती है क्रोमेटोग्राफी, जैसे हम बात करें अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। इसी प्रकार से हम बात करें तो वितरण क्रोमेटोग्राफी, वितरण क्रोमेटोग्राफी। इसमें अपन बात करें तो इसमें आती है हमारी स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। क्या बताया मैंने, स्तंभ यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसमें आती है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो इनका हमने डिटेल से अध्ययन तो 11th क्लास में कर रखा है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम लेते हैं स्तंभ क्रोमेटोग्राफी को, दूसरी मैंने ली वितरण क्रोमेटोग्राफी यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम यहाँ पर केवल स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन सिद्धांत क्या है, देखो इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी, दो प्रावस्थाएं। एक प्रावस्था होती है अपन कहेंगे उसको स्थिर प्रावस्था। क्या कहेंगे, स्थिर प्रावस्था। और एक प्रावस्था होती है गतिमान, या हम इसे कहते हैं चलायमान
प्रावस्था। समझना बात को, दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक स्थिर और दूसरी गतिमान। स्थिर के रूप में हम क्या लेते हैं, ठोस अधिशोषक पदार्थ, ठोस अधिशोषक पदार्थ। और गतिमान अवस्था में हमारा क्या होगा, अपन कहेंगे घटकों का मिश्रण। क्या कहेंगे, घटकों का मिश्रण। अब देखो इसका सिद्धांत क्या है, यानी स्तंभ क्रोमेटोग्राफी एक अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। यानी अपन कहेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ठोस अधिशोषक का द्रव्य में पेस्ट बनाकर, समझना, ठोस अधिशोषक का द्रव्य में पेस्ट बनाकर कांच के बेलनाकार कॉलम में भर देते हैं। फिर घटकों का जो मिश्रण है उसको किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर विलयन बना लिया जाता है, और इस विलयन को उस कॉलम में, या अपन कह सकते हैं कि जो कांच का बेलनाकार पात्र उसमें हम ऊपर से डालते हैं या प्रवाहित करते हैं। तो मिश्रण में जो घटक होते हैं वो अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर अलग अलग स्थानों पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे हमें एक बैंड का निर्माण होता है। फिर उस बैंड को अलग करके काटकर उसको हम निष्कर्षित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ठोस अधिशोषक पदार्थ है, ठोस अधिशोषक पदार्थ, इसका हम द्रव्य में पेस्ट बनाएंगे, द्रव्य में पेस्ट। इस पेस्ट को कांच के बेलनाकार, क्या बताया, कांच के बेलनाकार कॉलम में, या हम इसके स्थान पर ब्यूरेट भी ले सकते हैं, इसमें भर देंगे। अब देखो इस ठोस अधिशोषक की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह है कि यह द्रव्य में अविलय होना चाहिए, द्रव्य में अविलय होना चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जो मिश्रण में घटक हैं, घटकों के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, घटकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता हो, कोई अभिक्रिया नहीं करता हो। फिर अपन कह सकते हैं कि ठोस अधिशोषक के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे अपन कहें कि सिलिका जेल, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा अपन ले सकते हैं स्टार्च, इसके अलावा सेल्यूलोज इत्यादि को हम ठोस अधिशोषक के रूप में ले सकते हैं। इनका हम द्रव्य में पेस्ट बनाकर कांच के बेलनाकार कॉलम या ब्यूरेट में भर देते हैं। फिर हम उसके ऊपर जो घटकों का मिश्रण है इसको हम किसी उपयुक्त विलायक में, यानी जिसके साथ इसकी अभिक्रिया न हो, उस विलायक में घोलकर हम इसका विलयन बना लेते हैं, और फिर इस विलयन को हम जो ठोस अधिशोषक है उसके ऊपर प्रवाहित करते हैं। देखो अब मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, डायग्राम से इसको समझना आप। मैंने सिद्धांत आपको बता दिया है कि मिश्रण में उपस्थित घटकों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, तो वो ठोस अधिशोषक पर अलग अलग स्थानों पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखो डायग्राम से इसको आप समझना।
ये मैंने इसमें ठोस अधिशोषक का पेस्ट भर दिया। क्या कहेंगे? ठोस अधिशोषक का पेस्ट। और यहां पर हम क्या डालेंगे? यहां पर हम घटकों का जो विलयन है वो डालेंगे। समझना आप। देखो ये तो क्या है? ये तो है ठोस अधिशोषक का पेस्ट। ये इसमें क्या है? इसमें है घटकों का मिश्रण, जिसका हमने उपयुक्त विलायक में घोलकर घटकों के मिश्रण का विलयन, ऐसे कहेंगे, घटकों के मिश्रण का विलयन। अब देखो क्या होगा? जिस घटक की अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होगी वो पहले क्या हो जाएगा? अधिशोषित। और जिस घटक की अधिशोषण क्षमता कम होगी यानी वो लास्ट में जाके क्या होगा? अधिशोषित। यानी दूसरा डायग्राम में और बना रहा हूं। देखो इसमें तो घटकों के मिश्रण का विलयन भरा हुआ है, यानी अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर अलग अलग स्थानों पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाते हैं और हमें अलग अलग पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। अलग अलग पट्टिकाएं, ये लो, अलग अलग पट्टिकाएं। जैसे मान लो ये घटक ए मान लूँ मैं, इसको घटक बी मान लूँ, इसको घटक सी मान लूँ और इसको घटक डी मान। फिर इसको निकाल कर काट कर इसका निष्कर्षण करके हम धातु का शोधन कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा क्रोमेटोग्राफी विधि। हमने इस आज के वीडियो में धातु का शोधन किया, धातु का शुद्धिकरण किया, या अपन कह सकते धातु का परिष्करण किया। परिष्करण की हमने अलग अलग विधियां देखी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।